नमस्कार साथियों, वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं आखिरी और 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो आज हम जानेंगे कि 2024 में जिनकी मीन राशि है यह वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। उनके लिए परिवार, बच्चे, धन, कार्य और व्यवसाय की स्थिति इस वर्ष कैसी रहेगी। परंतु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विभिन्न जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं मीन राशि के लिए, उनका गोचर आपकी राशि के स्वामी के से किस प्रकार का आपका गोचर रहेगा। तो मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु बनते हैं, बृहस्पति बनते हैं। तो कैसा गोचर रहेगा शनि का, राहु, केतु और मंगल, शुक्र, बुध का और सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। आज हम यही सब जानने का प्रयत्न करेंगे और उसी आधार पर हम मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। वर्ष 2024 2 + 2 + 4 = 8। तो हम कह सकते हैं कि अंक ज्योतिष में ये नंबर जो है वो शनि का है। शनि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति के मित्र भी नहीं हैं और उनके शत्रु भी नहीं हैं, वह न्यूट्रल हैं, सम हैं। परंतु हम कह सकते हैं कि वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। जो शनि है उनका गोचर इस वर्ष मीन राशि से 12वें स्थान पर हो रहा है, शनि का अपनी ही राशि में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी 7.5 शुरू हुई है। जब भी किसी राशि से शनि का गोचर 12वें भाव में होता है तो फिर शनि की 7.5 शुरू होती है। उसके बाद 2.5 साल वहाँ रहने के बाद वो राशि के ऊपर से गुजरते हैं और उसके बाद वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2.5 वर्ष के हिसाब से शनि जो है वो 7.5 साल 7.5 में रहते हैं। तो शनि का गोचर अभी आपकी इस वर्ष जो है वो आपकी राशि के ऊपर से ही रहेगा, यानी इस वर्ष वो आपके ऊपर हावी होने का ही प्रयत्न करेंगे। तो राशि के ऊपर से जब भी कभी शनि का गोचर है तो थोड़ी सी वो मानसिक कष्ट, परेशानियां, खर्चा, स्वास्थ्य में परेशानियों को लेकर तो आता ही है। तो यदि शनि के प्रभावों से बचना है तो गुरु की शरण में जाइए, धर्म की शरण में जाइए और अपने गुरु की भी शरण में जाइए, क्योंकि जब भी कभी जो गुरु हैं वो शनि के दुष्प्रभावों से बचाने का कार्य करते हैं। तो जब भी कभी आपको शनि परेशान करते हैं तो हमेशा गुरु की शरण में जाइए। जो शनि है उनका गोचर इस वर्ष अभी मेष राशि से हो रहा है, तो वह आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मेष राशि पड़ती है और मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। तो 30 अप्रैल तक गुरु जो है वो यहीं रहेंगे। यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जाएगी और 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। तो यहाँ बैठकर जो गुरु है मेष राशि में बैठकर दूसरे भाव में बैठकर रोग, ऋण और शत्रु का नाश करेंगे, कर्म भाव की वृद्धि करेंगे। परंतु कुछ ना कुछ बदलाव तो वह आपको अवश्य ही देंगे। आपको शनि का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि भी इस समय आपको बदलाव ही दे रहे हैं, क्योंकि वह आपकी 7.5 में है, आपकी राशि से 12वें भाव में इस समय वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटी तो मिलती रहेंगी। 1 मई से जो गुरु हैं वो वृष राशि में चले जाएंगे। जो शुक्र की राशि है उनके मित्र की राशि नहीं है, तीसरे भाव में गोचर करेंगे और तीसरे भाव में गुरु के गोचर को कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है और उस समय जो गुरु हैं वो कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तीसरा घर अशुभ ग्रहों मंगल, राहु और शनि, सूर्य, इन लोगों का प्रिय घर माना जाता है। यहाँ पर शुभ ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देते हैं और ऊपर से गुरु अपने शत्रु की राशि में आएंगे, तो यहाँ पर आकर वो आपको परेशानी में डालने का काम भी कर सकते हैं। इस समय आपकी 7.5 भी चल रही है तो भी और जो गुरु हैं उनकी जो दृष्टि की शुभता थी वो भी कम हो रही है। तो फिर ये समय आपके कष्ट का समय हो सकता है, आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सिर्फ
जो बृहस्पति हैं वो वृष राशि में बैठकर उनकी दृष्टियों से ही हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि जब उनकी दृष्टि तीसरे भाव से उनके 7वें घर पर पड़ेगी और भाग्य भाव पर पड़ेगी और 11वें घर पर पड़ेगी, तो आपके जो भाग्य की वृद्धि वो करेंगे। और भाग्य भाव जो है, नवम भाव जो है वो धर्म का है, भाग्य का है और साधना का भी है, तीर्थ स्थानों का है, मंदिर का है। तो फिर आप धर्म से जुड़े रहिए, मंदिर जाते रहिए। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो फिर आपको अपनी समस्याओं में थोड़ी सी कमी देखने को तो मिलेगी ही। जब वह आपके इनकम के घर को देखेंगे तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी करने का कार्य करेंगे। तो शनि की 7.5 से जो आपको इस वर्ष कष्ट मिलने वाला है उसमें सिर्फ गुरु ही आपकी मदद कर सकते हैं, धर्म और मंदिर ही आपकी मदद कर सकता है। तो धर्म से जुड़े रहिए, मंदिर जाते रहिए और नहीं तो बृहस्पति वैसे भी कमज़ोर ही रहेंगे तो उनसे फिर समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। शनि इस समय आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लोहे के पैरों से आए हैं। और शनि जो हैं वो राशियों में 4 तरह के पैरों से आते हैं, सोने, चांदी, लोहा और कांसा, जिसमें लोहे के पैरों को भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है। सिर्फ कांसे के पैर हैं जिनको अच्छा माना जाता है और चांदी के पैरों को मध्यम दर्जे का परिणाम देने वाला माना जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि है और वह दृष्टि जब आपके धन भाव पर पड़ेगी, आपके कुटुंब के भाव पर पड़ेगी, धन चलते हुए पैसे के भाव पर पड़ेगी, तो वह आपको खर्चों में उलझाने का काम करेंगे। और उस समय में ऐसे कुछ खर्चे हो सकते हैं जब आपको आपका बैंक बैलेंस जो है वो लूज़ करना पड़ सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जाएगी, रोग पर खर्च तो करवाएगी परंतु रोग से आपको राहत भी दिलाएगी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि शनि का गोचर मीन राशि वालों के लिए कोई बहुत अच्छा गोचर तो नहीं है, परंतु शनि 12वें भाव में अपने ही राशि में है जो कि साधना का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो ये थोड़ी सी राहत देने का कार्य कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि धर्म से जुड़े रहिए, मंदिर जाते रहिए। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो फिर इस भाव में बैठे हुए शनि आपकी मदद करेंगे। यदि आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर कार्य करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा है। यदि राहु की बात करें तो राहु इस समय आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, यानी वह मीन राशि में है। तो जब कभी भी राहु राशि के ऊपर से गोचर करते हैं, आपको एम्बिशियस बनाते हैं, मन में संदेह देते हैं, स्टेटस को ऊपर नीचे करने का काम करते हैं। राहु कोई बहुत स्टेबल प्लैनेट तो है नहीं, तो आप यदि सोच समझकर दूसरों से विचार विमर्श और करके यदि कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर वह आपको कष्ट देने का काम करेंगे। आपके गलत निर्णयों की वजह से वह आपको परेशानियों में डाल देंगे। आपको अच्छे मौके भी ज़रूर मिलेंगे, परंतु राहु से मिलने वाले ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, गलत निर्णय लेने की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि आपकी संतान पर है, 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर है और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। तो राहु की तीनों ही दृष्टियाँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो इन तीनों ही दृष्टियों से जो उस भाव से संबंधित जीव हैं वहाँ पर वो कष्ट देने का काम कर सकते हैं। तो आपको राहु के उपाय करते रहने चाहिए। हो सकता है जीवन साथी के साथ में मनमुटाव रहे, पार्टनर के साथ मनमुटाव रह सकता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम केतु की बात करें तो केतु आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो राहु और केतु का एक्सेस आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। जब भी कभी केतु का गोचर 7वें भाव से होता है तो केतु के आपको उपाय करते रहने चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में 7.5 का दूसरा दौर चल रहा है, अर्थात उनके जीवन में दूसरी बार 7.5 आई है, तो उनको उपाय करते रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि ये आपको परेशानियों में डाल सकते हैं, कार्य में आपके बड़े बदलाव दे सकते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो व्यापार की तरफ जाएंगे, व्यापार कर रहे हैं तो नौकरी की तरफ जा सकते हैं, अर्थात आपकी फील्ड ही बहुत चेंज हो जाए, इसकी बहुत संभावना है। किसी भी प्रकार के क्रोध और इम्पल्सिवनेस से बचें, नहीं तो ये आपको परेशानी में डाल सकते हैं और उस समय में कोई भी निर्णय ना करें। नक्षत्रों की बात करते हैं। भरणी इस वर्ष बृहस्पति इस वर्ष भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। तो जब कभी भी ये तीनों ही, इसमें 3 नक्षत्र जो हैं वो बृहस्पति के मित्र हैं, तो जब कभी भी बृहस्पति का गोचर रोहिणी, कृत्तिका और मृगशिरा से होगा, जो उनके मित्रों के नक्षत्र हैं, तो आप उस समय में शुभ परिणामों की आशा कर सकते हैं। क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, आप तो फिर जब कभी भी बृहस्पति मंगल के नक्षत्र मृगशिरा से गोचर करेंगे 20 अगस्त से 20 नवंबर तक, तो यह गोचर आपको राहत देने का कार्य करेगा। शनि की बात करें तो शनि इस वर्ष पूर्वा, भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। शतभिषा राहु का नक्षत्र है। तो जब एक समय ऐसा भी आएगा साल में जब शनि और राहु एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो जब कभी भी राहु और शनि का संबंध बनता है जन्म कुंडली में, चाहे किसी भी प्रकार का हो, स्थान परिवर्तन हो, दृष्टि का संबंध हो या किसी और प्रकार का भी संबंध हो, तो ये संबंध अच्छा नहीं माना जाता है, मानसिक कष्ट देने का कार्य करता है। विशेष तौर पर जिन लोगों की 7.5 चल रही है उनके लिए राहु और शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन अच्छा नहीं है। फिर आपको आपकी जन्म कुंडली में अपनी दशाओं पर भी विचार कर लेना चाहिए। यदि आपकी दूसरी 7.5 है, राहु की या शनि की दशा चल रही है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, विशेषकर उस समय जब केतु हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे। आइए समझते हैं कौन से महीने आपके लिए अच्छे होंगे। तो मंगल जो आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं, वह 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक उच्च के रहेंगे, अपनी मकर राशि में रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे। तो यह आपको उस समय में भाग्य से लाभ दिलाने का काम करेंगे। उस समय बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में ही होंगे। 1 जून से 12 जुलाई तक मेष राशि में जाएंगे मंगल, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, और जो बच्चे हैं यदि पढ़ाई लिखाई और विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। डिफेंस या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि हम बुध की बात करते हैं तो वह आपकी जन्म कुंडली में 3रे और 7वें घर के मालिक बनते हैं, यानी आपके सुख भाव के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं। तो यदि आप इस समय में कोई नया घर लेना चाहते हैं, गाड़ी की खरीदी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। किसी नई जगह पर भी आपका आना जाना हो सकता है। यदि आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, ट्रैवल के क्षेत्र में हैं, तो फिर किसी बड़े काम में उछाल संभव है। बुध जब अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में होंगे, उस समय में बृहस्पति की दृष्टि भी उनके ऊपर होगी, वह अच्छा परिणाम देगी। देखते हैं क्या समस्याएं आ सकती हैं। बुध आपकी जन्म कुंडली में 4थे और 7वें घर के स्वामी बनते हैं, 2 केंद्र स्थानों के स्वामी बनते हैं। परंतु बुध इस वर्ष 162 दिन के लिए अस्त रहेंगे और 88 दिनों के लिए वो वक्रीय हो सकते हैं। तो ये समय थोड़ा सा परेशानियों भरा हो सकता है, काम में परिवर्तन हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कहीं ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि बुध आपकी जन्म कुंडली में यही दिखाते हैं। मंगल इस वर्ष जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वो 20 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति भी जब भारिणी और कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, जो आपकी जन्म कुंडली के 6ठे और 8वें भाव के स्वामी हैं, अर्थात शुक्र और सूर्य, उस समय यह समय आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है।
आपको स्वास्थ्य में विशेष तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, तो इस समय आपको ध्यान देना चाहिए। आप देखते रहिए कि बृहस्पति कब भरणी और कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं, उस समय आप संभल कर रहें। एक समय ऐसा भी आएगा जब बृहस्पति और शनि भी वक्रीय होंगे, अस्त होंगे। तो अस्त ग्रहों के लिए कहा जाता है कि उस समय में ग्रहों की रश्मियाँ कम हो जाती हैं, तो जो ग्रहों से मिलने वाले शुभ परिणाम हैं उसमें भी कमी आ जाती है। और वक्री ग्रह जब होते हैं तब कहा जाता है कि वक्री ग्रह धन देता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी देता है, परंतु आपके मन को भटका भी देते हैं। तो इस समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। पंचांग देखते रहिए और किसी अच्छे ज्योतिषकार से पूछते रहिए कि ग्रह अस्त कब हो रहे हैं और वक्री कब हो रहे हैं। उस समय में हड़बड़ी में कोई कार्य मत कीजिए। निर्णय लेते समय बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए। यदि कोई नौकरी कर रहे हैं तो उस समय में कम से कम वो नौकरी मत छोड़िए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भी मत कीजिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा जो कि मीन और कन्या राशि से होगा, जो आपकी ही राशि से होगा और आपके 7वें भाव की राशि से होगा। यह 8 अप्रैल को होगा, 2 अक्टूबर को होगा। तो उस समय यह आपके स्वास्थ्य में, चूँकि आपकी राशि के स्वामी से होगा, तो आपके स्वास्थ्य में परेशानी और स्टेटस को आपके डैमेज करने का काम तो कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण 25 मार्च को होगा, 18 सितंबर को होगा, वह भी कन्या और मीन राशि में होगा। तो फिर से वही बात है कि मन में बहुत अशांति देने का काम कर सकते हैं, बेचैनी हो सकती है, आपके स्टेटस को नुकसान पहुंच सकता है, तो ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करें? तो सबसे अच्छा है कि आप रुद्राक्ष पहने, परंतु मैं फिर वही बोलूँगी कि रुद्राक्ष पहनने से पहले किसी की सलाह लीजिए, ऐसे मत पहनिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण किए बिना कुछ मत पहनिए। यह 5 मुखी रुद्राक्ष शिव का प्रिय रुद्राक्ष है और बृहस्पति के देवता भी शिव ही माने जाते हैं। हल्दी और चंदन का दान करते रहें, बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपनी राशि के स्वामी के देवता को प्रसन्न करते रहिए। और सबसे अच्छी तो बात यही है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। तो गुरु को प्रसन्न रखिए, मंदिर जाते रहिए, धर्म का कार्य करते रहिए, धर्म से जुड़े रहिए। यही इस वर्ष आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात रहेगी कि आपका वर्ष अच्छे से और सुगमता के साथ बीत जाएगा। प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपको हर कष्ट से बचाने का कार्य करते हैं। तो साथियों, मीन राशि के लिए मेरी वीडियो बस यहीं तक। आशा करती हूँ आपको ये प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी शुभकामना के साथ कि आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ रहे, यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।